वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कशन करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट में। अभी इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था बैलेंस शीट में कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम बैलेंस शीट में किस तरीके से करते हैं। आज हम इनकम स्टेटमेंट में करेंगे। इनकम स्टेटमेंट में क्यों हमें ये रिक्वायर होता है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स है उसमें क्या डिफरेंस है, प्रीवियस ईयर में क्या था और अब क्या है। तो उस फर्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स में क्या डिफरेंस आया है। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें क्या चेंजेस है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेट प्रॉफिट में जो हमारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट में क्या चेंजेस आए। इन चेंजेस को जब हम कंपैरेटिव करते हैं तो हम देख पाते हैं कि जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो किस तरीके से हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं वो किस तरीके से हैं, कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें अपने जो रिजल्ट है उनमें कहाँ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो सेल पोजीशन एंड जो ऑपरेशंस है उनमें भी हमारा एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे होंगे। तो ये सब कुछ जो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे इनकम स्टेटमेंट पर, उसको हम प्रॉपर चेकआउट करते हैं बाय हेल्प ऑफ द कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस में हम ये चेक करेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज है या डिक्रीज है। अगर डिक्रीज है तो उसके रीजन क्या है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें हम और इंक्रीज किस तरीके से कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम कंपैरेटिव एनालिसिस की हेल्प से डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल के बेस पर हम देखते हैं कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हम किस तरीके से बनाते हैं और ये हमें किस तरीके से यूजफुल है हमारे इनकम स्टेटमेंट को इंक्रीज करने के लिए, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, हमारी सेल को इंक्रीज करने के लिए किस तरीके से ये हेल्पफुल है। आपके सामने एक न्यूमेरिकल है जिसमें हम सेल्स हमें जो दी है वो 120% है कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स की। तो हम देखेंगे 2004 में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था। हमारे पास था 20 लाख। 20 लाख हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। अगर हमें 20 लाख पर 120% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, जो कि आपकी सेल होगा। तो वो हमारा आएगा 24 लाख। ओके, सेम 2005 में भी है कि 150% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है हमारा सेल। तो 2005 में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, हमारे पास है 25 लाख। 25 लाख को हम 50% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 3,75,000, सॉरी 37,50,000 हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। तो ये हमारी सेल हमने कैलकुलेट की हेल्प ऑफ द परसेंटेज से। हमने सेल्स कैलकुलेट की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया। देन हम जब सेल्स को में से कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या जनरेट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट पर हमें क्या करना है, 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देखिए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हम उसको माइनस करते हैं सेल्स में से, पर यहाँ पर हमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें क्या पड़ा, हमने उसको माइनस कर दिया, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के पास हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में हमने 10%, ग्रॉस प्रॉफिट जितना है हमारे पास, कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, 4 लाख है, तो 4 लाख का हमने 10% कैलकुलेट किया इन डायरेक्ट एक्सपेंस 40,000। इसी तरीके से यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 12,50,000 में से का 10% हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1,25,000 आ जाएगा। तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। ये हमने पीएनएल में सीखा था। तो ग्रॉस
प्रॉफिट में से आपने इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कौन सा है? ये नेट प्रॉफिट है, पर ये कौन सा है? ये है आपका बिफोर टैक्स। हम आफ्टर टैक्स जब आएंगे तो वो हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। तो अब हमारे पास टैक्स कितना है? जितनी हमारी इनकम हुई है उस इनकम का हमें 50% पे करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो हमारे पास यहाँ पर आया था 3,60,000, हम उसको क्या करेंगे? माइनस कर का हाफ माइनस कर देंगे। माइनस 1,80,000 को हमने माइनस किया तो 1,80,000 हमारे पास आ गया। सेम हम यहाँ करेंगे, तो ये हमारे पास क्या जनरेट हो गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये अभी हमने न्यूमेरिकल के बेस पर ये सॉल्यूशन बनाया है। अब इस सॉल्यूशन जो हमारे पास आया है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स कितना है हमारे पास, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये अमाउंट आने के बाद अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 2004 एंड 5 का अमाउंट आ गए हैं। अब हम जब कंपैरिजन करते हैं तो ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें 2005 में के डेटा से 2004 के डेटा को माइनस करना है। ठीक है, तो हमने 2000 सेल्स को क्या किया? 2005 की सेल से 2004 की सेल को माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद हमारे पास क्या कितना आया? हमारे पास आया 13,50,000। ये अमाउंट हमारे पास आता है। इस अमाउंट को हमें क्या करना होगा? इसको हमें चेंज कैलकुलेट करना होगा। तो चेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या, मैंने क्या बताया था आपको पहले कि 100 का इंटू करेंगे और प्रीवियस ईयर का जो डेटा है उसको हम बेस वैल्यू मान लेंगे। तो यहाँ हम किसको मानेंगे? 24 लाख को हमने बेस मान लिया, तो हमारे पास ये परसेंटेज रहेगा। सेम हम ओवरऑल पूरे ही न्यूमेरिकल में यही करने वाले हैं कि 2005 का जो डेटा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको हम 2004 की से माइनस करेंगे और हमारे पास माइनस वैल्यू आएगी। माइनस वैल्यू में इंटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर डेटा, तो हमारे पास ये अमाउंट है, ये परसेंटेज हो जाएगा। सेम ग्रॉस प्रॉफिट के लिए करेंगे हम, माइनस किया दोनों को, 2005 के डेटा से हमने 4 को माइनस कर दिया कि भाई हमारा क्या चेंजेस आया, जो चेंजेस आया उसमें 100 इंटू अपॉन प्रीवियस ईयर डेटा, तो ये हमें परसेंटेज में वैल्यूज मिल जाती हैं। और जो परसेंटेज में जब हमें वैल्यू मिलती है तो हम ये एनालाइज इजी वे में कर पाते हैं कि हमारे जो ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट में चेंजेस क्या है, जो चेंजेस हैं उसके बेस पर हम प्रॉपर एक डिसीजन पर पहुंच पाते हैं। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। आप एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए और बहुत अच्छे से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।